नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। चित्रंजन आरती हमारे साथ है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? असल में आप हमारे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे और इस बोर्ड में मैं अभी कुछ क्रोनोलॉजी बताऊंगा। आरती चित्रंजन मेरे साथ हैं और हम ये साबित कर देंगे कि सरकार जो है वो जेएसएससी, सीजीएल या जेएसएससी की किसी भी परीक्षा की जांच जो है वो नहीं करवाना चाहती। ये तमाम जांच सरकार का जो जितना कुछ है ये सिर्फ 14वीं जेपीएससी के तक सीमित है और 14वीं जेपीएससी से आगे वो जाना नहीं चाहती। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा। आरती चित्रंजन आप समझिएगा, एक चीज मैं बता रहा हूं, ये बोर्ड में इसीलिए मैंने यहां पर लगाया, इसको आप समझिए कि झारखंड में 2 इकाई है परीक्षा लेती है, ये जेपीएससी, ये ठीक है जेएसएससी। अब आप समझिएगा, ये जेपीएससी का एग्जाम टीडीपीएल ने लिया, ठीक है। अब इस टीडीपीएल के लिए काम करता था अभय तिवारी। अभय तिवारी पकड़ा गया, सीआईडी ने इसको पकड़ लिया। अभय तिवारी ने कबूल कर लिया कि भाई 40 लाख से 60 लाख के बीच में इसने नौकरियां बेची। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभय तिवारी ने खुद जेपीएससी की परीक्षा क्लियर नहीं की। अभय तिवारी ने किसकी परीक्षा क्लियर की है? जेएसएससी की परीक्षा क्लियर किया, बाकायदा रैंक 2। ठीक, अब समझिएगा जेएसएससी कौन कौन सी परीक्षा। सबसे पहले सीजीएल की परीक्षा। सीआईडी की जो जांच रिपोर्ट है इसमें यह बात है कि भैया 120 प्रश्न जो है वो ऐसे थे, छात्रों को रटवाए गए थे जो मैच किए, लेकिन इसको सीआईडी ने साबित किया कि ये सिर्फ गेस है। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। चौका में एक शख्स पकड़ा जाता है, सुशील कुमार। इसने क्या किया था? इसने एक अभ्यर्थी को फोन किया था, पीजीटी का अभ्यर्थी है ये। पीजीटी की परीक्षा कौन लेता है? जेएसएससी। उस अभ्यर्थी को फोन किया कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। उसमें से 10 लाख भी नहीं देने, अभी सिर्फ सर्टिफिकेट दे दीजिए और चेक दे दीजिए, ठीक। और ये 2 चीज आप मुझे दे देंगे और इसके बाद जब नौकरी हो जाएगी 1 महीने की आप तनख्वाह ले लेंगे, तब आप बाकी चीजें दीजिएगा। ये शॉर्ट था। जेएसएससी ने इसको भी बोल दिया कि ये फ्रॉड है, ठीक। अब आगे मैं आपको, ये मोडस ऑपरेंडी था जेएसएससी का। अब टीडीपीएल ने ही एक और परीक्षा ली, वो परीक्षा थी 11 से 13 जेपीएससी, ठीक। अब देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, सुनिएगा इस चीज को सिर्फ, ठीक है। ये मैंने पूरी क्रोनोलॉजी बता दी। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये आप लोगों ने सारी चीजें सुन ली। अब देखिए मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का जो तरीका है वो आप सुनिए, देखिए और सुनिए और बताइएगा कि भैया इसमें खेल क्या है। देखिए, मैं आप अपने फोन पर कुछ आपको सुना। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से। आपने जो है जेपीएससी मेंस का पेपर दिया ना? हाँ दिए हैं। जी दिए हैं। उसका लिस्ट इंटरनेट पे अपलोड होने के लिए मेरे पास आया हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं कहता था कि आपका जो है जेपीएससी मेंस का पेपर अच्छा नहीं गया था क्या? उतना नहीं, उतना अच्छा तो नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट आया हुआ इंटरनेट पे अपलोड होने के लिए मिस्टर पे कुछ नहीं है, यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर फ्यू मार्क्स। आपका जो है सर कुछ मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। कितने मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? नहीं, अभी आपका ऑप्शनल मार्क्स नहीं आया, सिर्फ क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई का लिस्ट आया सर। कितने से डिस्क्वालीफाई, कितने डिस्क्वालीफाई है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1995, यही है ना? 10 अगस्त 1995। जी। फादर नेम हो गया मिस्टर तुलसी मिश्रा, है ना? जी। मदर नेम हो गया मिस शीला देवी, यही है ना? हाँ जी। तो मैं इसलिए कॉल किया था ना, जैसा आप चाहोगे सर, अभी भी चांस है, आपको जाने तक की गारंटी है सर, बट उसके लिए कुछ खर्च लगेंगे। क्या इसमें कुछ खर्च कर पाइएगा, या फिर जैसे वैसा रहने अगले बार फिर से ट्राई कर लोगे आप? कितना खर्च लगेगा? ऐसे इसमें टोटल खर्च जो होती है सर 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए टोटल खर्च लगेंगे, जिसमें आपको 50,000 रुपए आज के डेट में, बाकी का आके आपको क्लियर होने के बाद, प्रोसेस क्लियर होने के बाद, और इंटरव्यू में आपका कंपलसरी रहेगा प्रेजेंट होना सर, है ना। 50,000 रुपए आपको इंटरव्यू के डेट में लगेगा। आप इंटरव्यू में प्रेजेंट रहिएगा, बाकी सारी चीज क्लियर करके हमें आप लेंगे। ठीक है जी। और तो इसको हमको पेमेंट कैसे करना होगा?
50,000 रुपीज आज के डेट में जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और बाकी का इंटरव्यू के डेट में आइएगा, उस दिन आपको से मिल करके लिया जाएगा। तो कोई प्रूफ वगैरह कि हम किसको पेमेंट करें, ऐसे आप बोल दीजिएगा। एक मिनट जी, एक मिनट। तो कृष्ण कन्हैया जी, आप हमें पहचानते हैं? नहीं नहीं पहचानते हो ना, आप हमें पहचान रहे हो ना हम आपको पहचान रहे हैं, ठीक है। आज से पहले कभी मैंने आपके पास कॉल किया? नहीं कॉल किया। नहीं किया। मैंने कब कॉल किया? जब आपका फाइल आया हुआ है वर्क करने के लिए, है ना, तब मैंने कॉल किया। आपको मजाक करने के लिए कॉल किया नहीं, वर्क करने के लिए कॉल किया। अगर बिलीव है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। आज की डेट में 50,000 रुपीज नहीं बिलीव है तो कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं। जैसी आपकी इच्छा, आपका लाइफ आप जैसा चाहे जी सकते हैं। जामताड़ा में कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या जामताड़ा में कौन मोहल्ला से बोल रहे हैं? जामताड़ा? हाँ मैं जेपीएससी ऑफिस से बात कर रहा हूँ, डाटा विंडो ऑपरेटर एडिटिंग वर्कर बात कर रहा हूँ सर। है ना, कोई जामताड़ा से काम होता है नहीं है क्या? ये सब तो जामताड़ा से काम होता है। एक मिनट आप वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, है ना, उसमें पता चलेगा कि मैं ये एक ऑडियो है, ठीक है। अब एक और ऑडियो में सुना, क्योंकि इसमें क्या है कि अभ्यर्थी को लगा कि भाई जामताड़ा से कॉल है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है, डेटा तो कोई भी निकल सकता है। अब इस ऑडियो को सुनिए जिसमें ये मार्क्स तक बता देगा। क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में भी आप क्या करते हैं? कोई जॉब वगैरह करते हैं क्या? नहीं, सिविल तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो लिस्टिंग आया हुआ है वो आपका नॉट क्वालिफाइड है। अच्छा, आप BC2 कैटेगरी से ना जी। आप क्या करना चाहते हैं इसमें? आप क्वालिफाइड होना चाहते हैं कुछ खर्च मैनेज करके, या फिर जो है वही रिजल्ट आपका सबमिट कर दें? अब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं झारखंड लोक सेवा आयोग से बात कर रहा हूँ, सगवर रोड रांची। आपका नाम क्या है? सोनू सिंह मेरा नाम हो गया। सोनू सिंह? यस। मतलब ये फोन किस लिए किए हैं? आपने जो एग्जाम दिया है मेंस का, मैं हम लोग पास अभी वर्किंग के लिए आया हुआ है लिस्टिंग, है ना, रिजल्ट वर्किंग कर रहे हैं, है ना, जो कि आपका नॉट क्वालिफाइड है। तो क्या करना चाहते हैं? तो क्वालिफाइड होना चाहते हैं या फिर उसके लिए क्या करना होता है? इसमें कुछ खर्च लगेगा आपको, 5 लाख के अप्रोक्स खर्च आएगा। बट आज के डेट में आपको है जो कि 1 लाख आपको पेमेंट करना होगा। 50,000 पहले आपको 50,000 जब आप रिजल्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो क्लियर होगा उसके बाद आपको करना होगा। तो ये चीज मतलब क्या गारंटी रहता है सबका? क्या गारंटी? आप हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे वर्क होगा। तो आप लोग कुछ देते हो ना स्लिप वैसा? तो आपको तो वही तो बता रहे हैं कि 50,000 आप पेमेंट कीजिएगा, जहाँ से वर्क क्लियर करेंगे वो आपको हम सेंड कर देंगे। आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद आप 50 कीजिएगा, आपको टोटल 1 लाख आपको करना होगा। बाकी का जो 4 लाख जो होगा वो आपको है जो इंटरव्यू के बाद आपको करना होगा। तो इंटरव्यू बाद मतलब क्या वो आप किस चीज का गारंटी ले रहे हैं? रैंक का या फिर सिर्फ क्वालिफाई का? सारा चीज आपको गारंटी ले रहे हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। इंटरव्यू मार्क्स, मेंस रिजल्ट और इंटरव्यू भी आपका मैनेज होगा, तभी आपको बोल रहे हैं। अच्छा, और ये मतलब अपना रैंक भी मैनेज होगा क्या? सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, है ना। हम लोग कार्यालय से, हम लोग कोई दलाल सेटर नहीं है ना, हम लोग कार्यालय से है, सारा कुछ आपका मैनेज। तो आप इस तरह सबको कॉल किए होंगे फिर? देखिए, सबको कॉल कैसे कर सकते हैं? सबको कॉल तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो भी इसमें है वैकेंसीज है और जो फॉर्म सबमिट हुए हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग हैं जो कि नॉट क्वालिफाइड हैं, और सभी लोगों को कॉल आप कर भी नहीं सकते हैं, किसी किसी व्यक्ति को ही न कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे अपने पास 5,000 लोग, अब ये नंबर सब बताएगा, ऐसे कई कॉल्स की रिकॉर्डिंग है। अब आप लोग इस चीज को समझिए, चितरंजन भी है यहाँ पर, आरती भी है यहाँ पर, बेसिक अब समझ लीजिए इसको। तो पहले बता देता हूँ, जेएसएससी का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो चौका में जो दलाल पकड़ा गया उसका भी यही था, इसमें भी यही है। आप पहले इसको इग्नोर मार सकते थे कि नहीं सिर्फ साइबर फ्रॉड है, लेकिन अब जब जेएसएससी वाला पकड़ा गया तो एक बात साबित हो जाती है कि नहीं इनका काम करने का तरीका एक ही है। अब सरकार सीआईडी की जो जांच है वो सिर्फ 14वीं जेपीएससी पर फोकस्ड है। 14वीं जेपीएससी तो चलिए इसलिए सामने आ गया कि ओएमआर सामने आ गई, ओएमआर नहीं आता तो इसको भी इग्नोर मार दिया जाता।
आप सोचिए कि जिसमें 2-2 हजार वैकेंसी है, ज्यादा बड़ा घोटाला तो वो है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितनी फिजिबिलिटी है इस बात की कि सरकार जेएसएससी सीजीएल की भी जांच करेगी, जेएसएससी की पीजीटी की भी जांच करेगी? अब जैसे देखिए हजारीबाग में सीआईडी के छापे में उत्पाद सिपाही वाला एडमिट कार्ड बनना है, तो क्या उसकी भी जांच होगी? क्या लगता है कितनी फिजिबिलिटी लगती है? नहीं, ये फिजिबिलिटी आप पूछ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये सवाल ही गलत है। हम लोगों का सवाल इसलिए गलत है क्योंकि अगर सरकार को इस मामले में, अगर 14th जेपीएससी को लेकर जब ओएमआर हमने सामने दिखाया, अगर उस वक्त भी सरकार अगर संजीदा हुई होती उस पर, तो अब तक एक्शन हो गया रहता, लीपापोती की कोशिश नहीं होती। और भले ही आप इसे विपक्ष का नाम दीजिए, लेकिन ये सच है कि आई वॉश की कोशिश तो हुई है सीआईडी के इंटरवेंशन से। इसमें अगर सच में नियत होती सरकार की कि जांच कराई जानी है, तो क्या अब तक 14वीं जेपीएससी रद्द नहीं कर दी जाती क्या? या सिर्फ ये दिखाया जाता कि भाई स्थगित कर दिया गया है मेंस को, और सीआईडी ने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, एल खियांगते ने इस्तीफा दे दिया है और अभी भी जांच चल रही है, और कुछ एकाध गिरफ्तारियां अभी भी हो रही है, एक अभ्यर्थी भी पकड़ा गया है, ये सारी। तो क्या आपको लगता है कि जब यहीं पर नहीं हो रहा है, तो आप पिछली जांच का हवाला देकर आप ये विजिबिलिटी 0.0% भी नहीं है कि उन सारी चीजों की जांच होगी? अब आप ये सोचिए, आपको याद होगा दूसरी जेपीएससी में जिनको चार्जशीटेड हैं जो लोग, उनके लिए परमिशन अब तक नहीं आया है कि भाई ये नाम है, सरकार परमिशन दे दे। और उस समय तो मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सरकार या फिर किसी और दल की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार थी भाई। तो जब उन सरकारों ने नहीं किया, अब 26 साल बाद आप इस फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार आएगी और सिर्फ 14वीं क्यों, पूरी जेपीएससी अब तक जांच के घेरे में चली जाएगी। क्योंकि मुझे एक ऐसी जेपीएससी बता दीजिए जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर एग्जाम्स हुए हो और लिए गए हो। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चित्रंजन आपसे भी, आप देखिए इसमें भी क्रोनोलॉजी, अब मैं इसको भी समझाता हूँ। देखिए ये अब समझिएगा, इसको देखिए। छात्र आंदोलन पर बैठते हैं, ठीक, भाजयुमो घेराव करने का ऐलान करता है, और ठीक उससे एक रात पहले सीआईडी जो है रेड हो जाती है। उससे पहले चिल्ला के छात्र मर गए, कुछ नहीं हुआ, पहली चीज। अब इंटरेस्टिंग चीज समझिए, कांग्रेस कार्यालय घेरते हैं, जेपीएससी घेरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने देखा, या मुख्यमंत्री के सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी एक शब्द बोल रही है? नहीं बोल रही। आंदोलन को तोड़ने के लिए 2 मंच बनाए गए पहले, उसके बाद आयशा को घुसाया गया। पहले से घोषणा है कि 9 तारीख को घेराव होगा, 10 तारीख को घेराव होगा, लेकिन आज आयशा आकर के और घेराव का ऐलान कर देता है कि भाई हम घेराव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो लोग हैं वो सरकार में सम्मिलित हैं कि भाई हम इनको समर्थन दे रहे हैं। तो और यही बीजेपी, आप सोचिए इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? आरती, आप सोचिए, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि इतनी बड़ी गलती क्या कोई कर सकता है कि विधानसभा में प्रदर्शन करना है और 14वीं जेएसएससी का पोस्टर लगा करके वो घूमेगा? सोचिए ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी 14वीं। और सोचिए ये बीजेपी, इसको तो कहना चाहिए कि हमको तो इस पे चर्चा करनी है, हमको चर्चा करनी है, और ये चर्चा नहीं होने दे, जबकि इनको चर्चा करनी चाहिए सदन में। इनको बैठे बिठा इससे बड़ा मुद्दा और क्या मिलेगा? और इसके जवाब बजाय चर्चा करने के और कराने के, क्योंकि देखिए यहीं पर ये पता चल पाता भारती कि अगर सदन में आप इसकी बात रखेंगे तो वहां से पूरा राज्य सुनेगा, आपको पूरा देश सुनेगा कि अगर विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है तो सरकार इस पर क्या जवाब दे रही है। लेकिन यहाँ नियत देखिए, विपक्ष खुद नहीं चाहता है कि ये मुद्दा सदन के अंदर या सदन के बाहर उठे, तो मास्क पहनकर जाते हैं। सदन में आपको मुंह बंद करने के लिए जनता ने नहीं भेजा है, सदन में आपको जनता ने इसलिए भेजा है कि आप वहां बैठकर जनता के मुद्दों को उठाएं। आप सवाल पूछेंगे तब तो सरकार जवाब देगी। चूंकि आपको पूछना ही नहीं है, आप विरोध का और भी तरीका अपना सकते थे, आप सरकार से वो सवाल पूछ सकते थे जिस पर सरकार घिरती, लेकिन बजाय सवाल पूछने के आप क्या करते हैं, आप पट्टी लगा लेते हैं। तो सरकार जवाब क्यों देगी? चित्रंजन, दिल्ली में जंतर मंतर हुआ, कांग्रेस राहुल गांधी वहां नहीं गए। राहुल गांधी ने क्या किया? प्रधानमंत्री आवास घेरा। अगर यहाँ का विपक्ष जिंदा है, छात्रों से ये मिलने जा रहा है, प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, ये जा रहा है, वो क्यों जा रहे हैं? जब छात्रों ने कह दिया कि हमको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती क्यों जा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री आवास घेरिए ना, आप घेरिए मुख्यमंत्री आवास। आप मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ, आपके पास 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
पांचों पूर्व मुख्यमंत्री बैठ जाए मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर। लेकिन सच बात यही है कि झारखंड में फिक्स गेम खेला जा रहा है, फिक्स गेम खेला जा रहा है। आप क्या कहें? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जिस तरीके से सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में जंतर मंतर में, राहुल गांधी का मोरल सपोर्ट था, वहां कांग्रेस का एक विंग, एक सेवा दल, पूरे जो विपक्ष की पार्टियां सब काम कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी से इतर मल्लिकार्जुन खड़गे का उस दिन जन्मदिन भी था, उस जन्मदिन के बहाने सबको इकट्ठा करते, उसके बाद अचानक से, क्योंकि राहुल गांधी के आवास से प्रधानमंत्री के आवास की दूरी बहुत है नहीं, तो तुरंत वहां पहुंच जाते, वहां प्रदर्शन करने लगते। किसी को कानो कान किसी को खबर नहीं दी जाती है, क्योंकि उनका था कि एक मैसेज देना था कि आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर तो फिर सबको दिखाना पड़ा। देखिए सदन में भी मांग की जा रही है कि इस पर जो है चर्चा हो। देखिए इसमें दो चीजें, सत्ता पक्ष जेपीएससी छोड़ दीजिए, एक सामान्य सा सवाल आप पूछ दीजिए ना, एक सामान्य सा सवाल पूछिएगा तो उसका जवाब सरकार नहीं देना चाहती। देना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि जानती है कि हम कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सारे जवाब सदन में गलत मिलते हैं, अधिकारियों के द्वारा गलत मिलते हैं, फिर उस पर सरकार की किरकिरी होती। तो सत्ता पक्ष भी चाहती है कि हम कोई जवाब हमें देना ना पड़े, इसलिए वो भी चाहती है कि इसी तरीके से सदन चले। विपक्ष चाहती है कि चर्चा हो तो जेपीएससी जेएसएससी पर चर्चा हो, न तो फिर सदन ना चले। अब देखिए ये दूसरी बात क्या है, अब देखिए जो सबसे पहले आपने कहा कि ये जांच जो पूरा मुद्दा जो है सिर्फ जेपीएससी का बनाया जा रहा है, किसके तरफ से बनाया जा रहा है? सत्ता पक्ष के तरफ से ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि सिर्फ जेपीएससी से। एक बार भी किसी नेता की तरफ से आपने सुना सत्ता पक्ष के नेता की तरफ से कि जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही हो, सीजीएल की चर्चा पे सिर्फ जेपीएससी की बातचीत कर रहे हैं। और देखिए जब सवाल पूछेंगे तो सिर्फ जेपीएससी और कुछ इसको बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि कुछ मीडिया हाउसेस भी लगे हुए कि जेपी, अरे भाई पहले समझो कि आंदोलन किसके लिए, आंदोलन कौन छात्र कर रहे हैं और किस आंदोलन करने वाले छात्रों की मांग क्या है। सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी की बात नहीं है, लेकिन इसको जेएसएससी भी भूल जा रहे हैं, सिर्फ जेपीएससी की बात। अब आपने जो कहा, देखिए यही टीडीपीएल जो कंपनी है वो जेएसएससी सीजीएल की भी परीक्षा कराई थी, जिसके बाद उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यही लोग कंफ्यूजन हो रहा है और यही हो रहा है। टीडीपीएल ने परीक्षा नहीं कराई थी, समझिए टीडीपीएल एक एजेंसी है, सबसे पहले जेएसएससी ने इसको एग्जाम कराने का जिम्मा दिया। तो टीडीपीएल ने कहा कि पर कैंडिडेट कुछ पैसे होते हैं कि भाई हम पर कैंडिडेट इतना बायोमेट्रिक में और इन सब करके लेंगे, तो जेएसएससी को वो नहीं पला, तो टीडीपीएल ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इतना कम में तो हम नहीं सकेंगे। इसके लिए जेएसएससी ने इसको ब्लैकलिस्ट किया था, इसके लिए एग्जाम नहीं ले पाई थी टीडीपीएल। तब जाकर के सतवत को एग्जाम लेने का जिम्मा दिया गया। सतवत ने एग्जाम लिया तो पता चला कि हर मोबाइले में पेपर घूम रहा है जेएसएससी सीजीएल का, तो फिर सतवत को ब्लैकलिस्ट किया और एग्जाम को कैंसिल किया। अब पता नहीं सतवत ब्लैकलिस्ट हुई कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम कैंसिल हुआ। एग्जाम कैंसिल चूंकि फरवरी में एग्जाम हुआ था, और उसके बाद फिर आनंद फानन में मार्च में वेबल को जिम्मा दिया गया और वेबल ने एग्जाम लिया, और उसी वेबल के साथ इस अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी की सेटिंग वेबल के साथ ही थी, जो मेरे सूत्र बता रहा है। ये है कहानी। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हो क्या रहा है कि जितने मुंह उतनी बात। पहली चीज, लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे कि असल में है क्या चीज। कोई कह रहा है कि जेपीएससी, बहुत लोगों को यही नहीं पता है। इनफैक्ट पत्रकारों में से भी आप किसी रैंडमली अगर किसी से पूछ देना, जो बड़े बड़े पत्रकार और ये सब घूम रहे हैं, आप जेपीएससी और जेएसएससी का फर्क खाली आप पूछ लीजिए। मैं आपको बताऊं 81 जो विधानसभा विधायक हैं, 81 जयराम महतो को अगर आप छोड़ दे, चूंकि जयराम खुद एक एस्पायरेंट रहे, जयराम को अगर छोड़ दे, तो वो मैंने आज बात की तो मेरे को लगा कि नहीं उनको सब कुछ पता है। वरना मैं बता रहा हूँ आपको 19 एक प्रदीप यादव को भी मेरे हिसाब से शायद सब कुछ पता है। वो बोल रहे, वो खुद आज उन्होंने खुद कहा कि बहुत सारे माननीयों को इसका फुल फॉर्म छोड़ दे, फुल फॉर्म तक नहीं मालूम, तो वो बाकी विषयों पर क्या चर्चा। और देखिए कुछ ऐसे माननीय है जो नो डाउट को पढ़ते हैं कि कुछ भी मुद्दा आते हैं तो उसको वो पूरा उधेड़ते हैं कि भैया इसके पीछे की वजह है। अब जो बात हो रही थी, देखिए सरकार सारी चीजों को ढकने में, इसलिए चाहे सुदीप्य सोनू हो चाहे कोई भी हो, सब क्या कह रहे हैं कि जेपीएससी कि हम जांच करा रहे हैं, गड़बड़ियां होंगी बहुत ज्यादा। और इस सरकार ढकने में, क्या केंद्र सरकार नहीं चाह सकती थी कि सब कुछ ढक दिया जाए?
केंद्र सरकार अगर चाहती तो सब कुछ ढक दिया जा सकता था, कोई रिफॉर्म नहीं होता वहां, ना शिक्षा सचिव का इस्तीफा होता, ना पूरी टीम बदली जाती और ना ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता। क्यों हुआ? क्योंकि विपक्ष ने बच्चों के साथ मिलके एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप किया कि सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन क्या यहाँ विपक्ष ईमानदार है? सरकार की ईमानदारी पर तो सब सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ईमानदार नहीं है, सरकार नहीं करने वाली है, सरकार ये लगता है कि फिजिबल है कि सरकार ऐसे करेगी, नहीं करेगी, मान लीजिए नहीं करेगी, लेकिन वो करेगी इसके लिए विपक्ष क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। एक और बात मैं बता रहा हूँ, जवाब दे देता। ये होता कब होता? जब यहाँ कांग्रेस की सरकार होती। देखिए क्योंकि प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। आज जैसे असम में प्यार हुआ, निकाय चुनाव में प्यार दिखा, राज्यसभा चुनाव में प्यार दिखा, तो इसके मायने तो कुछ ना कुछ तो इसके मायने निकाले ही जाएंगे। एक और चीज है, झारखंड का जो छात्र है ना अपरिपक्व है। हाँ, मेरी बात आप समझिए कैसे, सरकार अभी स्थिति में नहीं है कि वो अपनी कंडीशन ला सके। बिल्कुल सरकार उस स्थिति में नहीं है। दिल्ली की घटना के बाद तो सारे पॉलिटिकल एक राजनीतिक रिफॉर्म तो हुआ है कि आप छात्रों को, किसी भी छात्र को आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं। आप समझिए, तो जरूरत ही नहीं थी जो ये इन्होंने डेलीगेशन बताई। उस डेलीगेशन में किसी पत्रकार की जरूरत नहीं है, उस डेलीगेशन में किसी वकील की जरूरत नहीं है, उस डेलीगेशन में सिर्फ और सिर्फ छात्र रहे। और सबसे बड़ी बात, बंद कमरे में क्यों बात करनी है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको बंद कमरे में? आप आइए हमारे पास, हम आपके पास क्यों जाए? आप आइए हमारे पास, या अगर हम आपके पास आएंगे तो ओपन प्लेटफॉर्म उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा। वो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए कि सरकार, क्योंकि देखिए छात्रों ने जब अपनी पहली शर्त ये रखी थी ना, तो उनकी शर्त भी यही थी कि ये मुख्यमंत्री से अगर बातचीत होगी तो ओपन प्लेटफॉर्म पर बात होगी और मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे छात्रों से बात करने। लेकिन आपको पता है, देखिए पिछले कुछ दिनों से, मैं पता नहीं आप लोग कितना इससे इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मैं इससे जरूर असहमत हूँ। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से जो पत्रकारिता शुरू हुई ना, दिल्ली से आने वाले पत्रकारों ने जब शुरू किया दिखाना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तब चीजें ना बेवजह की घुसने लगी अंदर, जैसे धर्म को घुसाना, आजादी को घुसाना, अलग अलग गुटों में बांटना, ये सारी चीजें। और जब खिचड़ी बनती है ना, तो फिर आप उसको अलग अलग प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, फिर आपको सिंगल, या तो आप कटोरी में परोसिए या प्लेट। हाँ, कॉन्सेप्ट समझिए, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मानिए नहीं, दिल्ली के जो पत्रकार हैं उनको भी जेपीएससी और जेएसएससी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिए, मैं कल इंटरव्यूज देख रहा था, मैं सुदीप कुमार सोनू जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम पैलेट गन नहीं चलाते, हम ये नहीं चलाते, वो नहीं चलाते, हम नहीं चाहते कि छात्र जो है अस्पताल जाए। और मैं अपना बच्चे की एक बात बताता हूँ, एक झारखंड का बच्चा था, उसका नाम था संतोष कुमार मस्ताना, वो भी तो झारखंड का है। झारखंड का ही है। उसने कौन सा गुनाह किया था? अगर जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ आवाज उठाई थी तो गुनाह किया था कि सीजीएल मामले पर पर्दाफाश किया था उन्होंने कि ये गुनाह था। वो भी तो हमारे झारखंड का बच्चा था। आपने उसको तो जेल भेज दिया, आपने उसको जो घाव दिया, दुनिया का कोई अस्पताल उसको नहीं। आप ये बोल रहे हैं, कल रात आज सुबह में एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई ना भाई, बिना पैलेट गन चलाए वो अस्पताल पहुंच गया ना भाई, आपने कौन सा पैलेट गन चलाया? तो कुल मिलाकर के मैं यही कह रहा हूँ, आरती मेरी बात अगर फिजिबल आप लोगों को लगे तो बताइएगा। मेरा कहना, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संजीदा शख्स है, ये तो हम तीनों जानते हैं। ये बात संजीदा शख्स इसलिए है कि आप सोचिए कि अब तक वहां कोई बल प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई पुलिस की तरफ से कुछ कोई नहीं, उल्टा हमने देखा कि भाई टेंट, अगर गर्मी में पानी बारिश हो रही थी तो टेंट बांधने में मदद की, तो ये इसके लिए मुख्यमंत्री का दायित्व। बिल्कुल ठीक है। छात्रों को सबसे पहले एक चीज समझना चाहिए, जो छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दीजिए या कुछ आपत्तिजनक जो बात, मैं कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई ना हेमंत सोरेन से, ना आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से, आपकी लड़ाई सिस्टम से, आपकी लड़ाई सिस्टम से। शुरुआत से छात्रों की मांग यही रही कि हमारी वो, अब तक जो है छात्रों के प्रदर्शन में इस्तीफे की बात नहीं आई। और देखिए, अब आपने जिसका जिक्र किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शांत है, कोई बल प्रयोग नहीं हो, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ी वजह, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टियों ने, सत्ताओं ने देखा कि अगर हम बल प्रयोग करेंगे तो उल्टी हमारे ऊपर आ जाएगी और पूरे देश के लोग जाग जाएंगे। देखिए, ये मामला कब बिगड़ेगा? जब आप बल प्रयोग करेंगे, जब आप इस पूरी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, तब ये आवाज और मुखर होकर आएगी। तो सरकार इसलिए जानती है कि हम इसका विरोध करके इसको शांत नहीं कर सकते। और यही कारण है कि देखिए, स्वीट पॉइजन भी होता है जिसको खाने से लोग मरते हैं, जो मीठा तो लगेगा लेकिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। हर जहर कड़वा ही लगे, ये थोड़ी ना है।
तो यही किया जा रहा है इस आंदोलन में कि स्वीट पॉइजन छोड़ा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम अपने भाई आप मेरे साथ हैं। कांग्रेस भी वही कर रही है, राहुल गांधी बात कर, राहुल गांधी मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर सकते हैं, प्रेस क्या आप कीजिए नहीं तो समर्थन वापस ले, हो रहा है क्या? आप छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, जैसा बीजेपी पर सवाल है कांग्रेस पर भी सवाल है। जो जेएमएम ये कह रहे हैं कि हमारे छात्र, हमको दर्द है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमारे आंख और कान खुले, फिर आंख और कान खुले तो आ जाइए बातचीत कीजिए। आप जान रहे कि जेपीएससी जैसे सारी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई, क्या मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास नहीं है? सबको एहसास है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमारी सरकार पर सारे आरोप लग जाएंगे कि इनकी सरकार में इतनी गड़बड़ियां हुई। अगर यही सोच केंद्र की सरकार भी रखती तो फिर और जो विद्रोह है पूरे देश में विद्रोह फैल जाती। लोग कह रहे हैं ना सीबीआई से भी कुछ नहीं होना। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल ईडी, आपको याद होगा ईडी के एक छापे में एक शख्स के मोबाइल से 3 एडमिट कार्ड निकले थे, बिल्कुल जेएसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड थे। बिल्कुल। ईडी ने उस जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? इसका जवाब है किसी के पास? ठीक है। उसी मामले में ईडी ईसीआईआर करके अभी जेएसएससी सीजीएल की जांच कर सकती है, लेकिन ईडी नहीं कर रही क्योंकि ईडी चाहती ही नहीं है इस मामले में। आप ईडी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ईडी, मुझे लगता है कि छात्र अभी तक ईडी तक पहुंचे नहीं है, सीबीआई जांच तक की मांग कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल उन सभी से पूछना चाहती हूँ जो सीबीआई की रट लगाए बैठे हैं। सीबीआई पहले भी इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिल चुका है, क्या अब तक सीबीआई ने किसी मामले में क्लोजर रिपोर्ट दिया है? 148 मामले हैं नहीं तो क्लोजर रिपोर्ट आया है क्या? 11 मामले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट आया, बाकी और कोई मामले में क्लियर। अब अगर उनमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मामला भी सीबीआई के पास चला जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बहुत फ्री एंड फेयर होगा और फिर जिनके लिए परमिशन मांगी जाएगी उन्हें परमिशन नहीं देने की बजाय प्रमोशन दिया जाएगा? तो ये सब चीजें इसलिए कहा, ठीक कह रहे भारती कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। और जब तक सिस्टम रिफॉर्म नहीं होगा ना, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, पेपर लीक होता रहेगा, ओएमआर शीट मार्केट में आते रहेंगे और नौकरियां बिकती रहेंगी, ये तय है। आप समझिए ना, पेपर लीक का तो कानून है ना अपने यहाँ, बिल्कुल पेपर लीक का कानून तो है, और उस कानून के बावजूद जेपीएससी 14वीं में सब कुछ हुआ हुआ ना, तो इसका मतलब कि आपकी नीति गलत है, इसका मतलब कि आपकी नीति, तो उसी नीति को सही करने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसी के इस्तीफे की, किसी को सत्ता में लाने या किसी को सत्ता में हटाने की नहीं है, ये समझ नहीं रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, 2 चीज हुआ, कुछ मिला, चाहे रिफॉर्म होगा चाहे नहीं होगा, वो बात का विषय, या नीट परीक्षा में कितने लोगों की सजा मिलेगी, फाइनल रिपोर्ट आएगा नहीं आएगा वो दूसरी बात, लेकिन एक मैसेज चला गया। मैसेज क्या गया इसको समझिए कि एक डर तो बना कि जो भी व्यक्ति उस कुर्सी में, उस मंत्रालय की कुर्सी में बैठेगा, उसको इस बात का डर रहेगा कि भाई मेरा अगर हम इस पे गड़बड़ी और मेरी संलिप्तता आ गई या मेरे विभाग की संलिप्तता आएगी तो हमको तो डिपार्टमेंट छोड़ना ही पड़ेगा। पूरे देश भर में अगर प्रदर्शन हुआ तो मेरी थू हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एक डर वो बना। देखिए लेकिन झारखंड में क्या है कि झारखंड सरकार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य था जिन्होंने नियमावली बनाई, नियम बदले कि इस पर जो है कानून बनाए पेपर लीक को लेकर, लेकिन क्या वो कानून इस पर लागू हो पाए? अगर सख्ती के साथ वो कानून लागू होते तो ये तस्वीरें नहीं दिखती। और दावे के साथ बात किया जा रहा है, सिर्फ जेपीएससी नहीं और सीजीएल नहीं, बल्कि इससे पहले वाली परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां हुई है, पैसे लेकर नौकरियां बेची गई है, कैसे छात्र जिन्होंने पैसे दिए। तो आखिर देखिए इनको वो जानते हैं, क्योंकि झारखंड का सिस्टम इतना सड़गल गया है ना कि सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने। आप सोचिए आपके पास 200 करोड़ रुपया आपको दे दिए जाएंगे, आप 3 महीने जेल में रहने में हिचकिचाहट आएगी, आप आराम से, और आपको भी पता है कि सरकार और सिस्टम हमारे पास है तो जेल में भी हम अच्छे से रह सकते, क्योंकि जेल की तस्वीरें सबके सामने है कि कैसे वहां ऐशबाजी की जाती है और डांस किए जाते हैं, सब कुछ पार्टियां मनाई जाती है। ये आपकी बात को आगे कर दे रहा हूँ कि ईडी ने जांच की ना, ईडी ने जिन जिन मामलों की झारखंड में जांच की वो तमाम लोग जेल जाकर और वापस अपने पदों पर आ गए ना, आ गए ना पदों पर, तो सीबीआई जांच से भी क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तब छात्रों के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? ऑप्शन यही रह जाता है कि छात्र जो है वो अकाउंटेबिलिटी तय करवाए, ठीक है, सीबीआई सीआईडी के चक्कर को छोड़ करके, और अकाउंटेबिलिटी, ये एक तय सीमा में जांच हो, पहली चीज। इसमें एक
बहुत अच्छी मांग जो है छात्रों की जो है, क्योंकि लगातार हम लोग कवरेज बातचीत कर रहे हैं, सबसे अच्छी मांग देखिए, आप प्राइवेट कंपनी थर्ड पार्टी को जब आप दे देते हैं तो कुछ भी गड़बड़ियां होती है तो सारा आरोप आप उस पर लगा देते, अरे वो थर्ड कंपनी थी ना, थर्ड व्यक्ति था ना, उसके कारण ऐसा हुआ। ये सीधे तौर पर आरोप लगा दिया जाता है और कार्रवाई के नाम पर, दिखावे का कार्रवाई उस कंपनी पर होती, कंपनी भी खुश है कि वो दूसरा नाम बदल के फिर से आती है, नाम कंपनी का नाम बदल जाता है, लोग वहीं रहते, फिर से वो अपना काम शुरू कर देते। छात्रों की एक सबसे अच्छी मांग है कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना किया जाए। टीसीएस जैसी कंपनी को आप करिए, टीसीएस ने बहुत हाँ। क्लियरली कर दिया था, तो वैसे हाँ, मतलब लेकिन छात्रों की एक मांग है कि किस, जो उनका जो सूची है, जो पूरे उन्होंने सूची तैयार की, मांग पत्र जो तैयार किया, उसमें ये भी है कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना, थर्ड पार्टी को आप कीजिए ना, जो बाकी जो पेपर्स वगैरह इधर उधर कर, वो सब सारे, परीक्षा नियंत्रण में थर्ड पार्टी ना, सीधे तौर पर अपना सरकार का सिस्टम है। समाधान यही है, मैं आपको बताऊं कि सीआईडी वीआईडी जांच आप करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पहला काम करना है कि 2000 मतलब जो जेएसएससी के सीजीएल से ये विवाद शुरू होता है, वो तो बाद में हुआ ना, विवाद शुरू होता है जेएसएससी सीजीएल से। जेएसएससी चूंकि वो मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, सीआईडी को 6 महीने दिए गए क्लोजर रिपोर्ट के लिए। छात्र जो है ये मांग करें, जितनी परीक्षाएं जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी ने करवाई अभी तक, उन तमाम परीक्षाओं को हटाइए पहले। इससे पहली चीज ये होगी कि जिन जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी पैसा डूबेगा, सबसे पहला बार तो ये हो गया, उसके बाद एकदम तुरंत बस सबका पैसा डूब गया, जितने लोगों ने पैसे दिए सबका पैसा, सबको खत्म करिए पहली चीज, और उसके बाद आप जांच करिए। उसके बाद आपको जो जांच करना है करते रहिए, नए सिरे से आप जो है झारखंड स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाइए, जेएसटी है, और 21 पॉइंट बंधु तिर्की ने बहुत अच्छे दिए, उस 21 पॉइंट को फॉलो करके फटाफट आप एग्जाम लीजिए, धड़ाधड़ एकदम टाइम बाउंड एग्जाम, और उसके बाद आप एग्जाम कीजिए। और अभी जो बातचीत होगी वो बातचीत पब्लिक डोमेन में हो, बंद कमरे के अंदर ना हो, सबसे पहली चीज। सबकी एक अकाउंटेबिलिटी तय हो कि अगर परीक्षाएं गड़बड़ होती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और देखिए, इसीलिए हमने कहा कि थर्ड पार्टी को जाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी उसकी हो जाएगी, आरोप उस पर लेकिन जब आपका सिस्टम रहेगा, सरकार का सिस्टम रहेगा, तब आप दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर यही परीक्षा खुद सरकार ली होती तो क्या, या जेपीएससी ली होती तो टीडीपीएल पर ये इतना ज्यादा बाउंडर होता क्या, फिर सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगता और जवाबदेही सरकार की सबसे ज्यादा होती कि नहीं आपकी गलती, सरकार की इसमें भी गलती कि आपने क्यों ऐसा किया। अब देखिए, इसके पीछे सीधा जो हिसाब है ना, अब क्योंकि हर किसी भी काम के लिए सरकार में बोली लगती, सिस्टम, क्योंकि आपने एक माहौल बना दिया, क्योंकि हर राज्य में किसी चौराहे पे जाइएगा तो कहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वर्तमान सरकार में कुछ भी काम करने के लिए जो है बिना पैसे दिए काम नहीं होंगे, एक माहौल राज्य में बना हुआ है। अब इसके आप क्या करते वो बात अलग है, उसकी सच्चाई क्या है आप बेहतर, सरकार बेहतर जानते, बेहतर बता पाएगी। एक माहौल बन गया, अब कोई भी कंपनी आती होगी तो किसी अधिकारी को, किसी सरकार के किसी नुमाइंदे को तो वो टारगेट करती होगी ये काम दिला दीजिए तो हम इतने पैसे देंगे। अब फिर आप सोचिए कि जो टेंडर 10 करोड़ का है, अगर उसमें वो 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो गड़बड़ी करेगा ही। तो टेंडर प्रक्रिया को हटाइए, सीधे तौर पर सरकार के पास इतना सिस्टम है कि वो परीक्षाएं ले सकती। पहले क्या होती थी, पहले तो सरकारी परीक्षा कराती थी, कोई थर्ड पार्टी को दिया नहीं जाता था। तो ये एक बड़ा जो बदलाव होगा अगर सरकार लाती। तो कुल मिलाकर के यही है कि भाई सारी परीक्षाओं को पहले रद्द कीजिए, जिन पर भी दाग लग रहा है, 1% भी दाग है उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए। आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो मेहनत से निकाला, तो आपने मेहनत से निकाला तो थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, फिर से निकल जाएगा परीक्षा। अगर मेहनत करेंगे तो फिर से निकल जाएगा। हाँ, और रहा थोड़ा कि ठीक है, किस्मत की बात भी है, लेकिन यही है कि गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही है। आपका चुप रहना आपका सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। अब देखना है झारखंड सरकार और छात्रों का आंदोलन किस मुकाम पर ये सब जो है ये पहुंचता है। नमस्कार, जोहार।